दोस्तों, आप सभी को पता है कि हाई स्कूल के लिए कक्षा 10वीं के लिए सभी मॉडल पेपर्स जारी कर दिए गए हैं बोर्ड के द्वारा। तो आप सभी मॉडल पेपर को देख लें। मैंने काफ़ी सॉल्यूशंस करा दिए हैं, मैं बीच में बता दूंगा आपको। सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन को। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसमें सत्ता में सभी जातीय समूह की साझेदारी की गई है ताकि आपसी जो शांति है वो बनी रहे। ठीक है, का ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। का ऑप्शन को आपको इसमें करेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे दूसरा, महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया था? तो चोरा चोरी कांड हुआ था उसकी वजह से। ठीक है, ये घटना बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी जिसकी वजह से उन्होंने ये काम किया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया कि जो तीसरा नंबर, 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन बना? तो आप नाम बता सकते हैं इसका, विक्टर एमयू नेल। ठीक है, का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो अब आप सभी को पता होगा, महात्मा गांधी ने की है। 5वां क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रांस प्रशा युद्ध द्वारा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसे पूछा गया है 6 नंबर, भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ग ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख करना है। तो उसमें आपका असहयोग आंदोलन था एक, और एक भारत छोड़ो आंदोलन था। दोनों बहुत पॉपुलर आंदोलन थे। इसके बाद में दूसरा जो है इसमें क्वेश्चन पूछा गया 8 नंबर, वो पूछा गया लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है? 2 कारण आपको बताने हैं। तो लोकतांत्रिक शासन को अन्य स्वरूपों से बेहतर इसलिए माना जाता है क्योंकि यह लोगों की आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करता है, और लोकतंत्र शासक या तानाशाह की सनक पर निर्भर नहीं करता। ठीक है ना, लोकतंत्र जो है ये शासक या तानाशाह की सनक पे निर्भर नहीं करता। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता कि चलो यार उसको फांसी दे दो, उसको बाहर निकाल दो, उसको ये कर दो। कुछ नहीं है, ऐसा राजा वाला नहीं है। ये लोकतंत्र है, लोगों का राज चलता है। तीसरा है, लोकतंत्र लोगों के लिए है तथा एक लोकतांत्रिक सरकार सदैव लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोकतंत्र की खासियत है, लोकप्रियता है। इसके बाद 9वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित 2 लोकतांत्रिक देशों के नाम बताने हैं। तो 2 लोकतांत्रिक देशों के नाम आप बता सकते हैं, म्यांमार और बांग्लादेश। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें मरियान और जर्मेनिया कौन थी, उनको चित्रित करने का क्या उद्देश्य था? तो फ्रांस और जर्मनी के कलाकारों द्वारा स्वतंत्रता, न्याय और विचारों को प्रकट करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया गया। फ्रांस में इस नारी रूपक को मरियान का नाम दिया गया, जबकि जर्मनी में इसे क्या बोला गया? जर्मेनिया का नाम दिया गया। जर से, अब जर्मन का नाम जर से जर्म और जर्म। ठीक है, इसको दोनों को कंबाइन किया था। उसके बाद में मारियान के बारे में देखते हैं। इसने जन राष्ट्रीय के विचारों को रेखांकित किया। उसके चिन्ह को भी स्वतंत्रता गणतंत्र के, उसके जो चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। लाल टोपी, तिरंगा और कलगी, ये इसकी मतलब पहचान थी। और मारियान की प्रतिमाएं चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। उसके बाद में मरियान की छवि डाक टिकटों पर भी अंकित की गई। और जर्मेनिया की बात करें तो जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। और चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों को पहनती है क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। तो इससे एक एमसीक्यू बनता है, जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? तो वो वीरता का प्रतीक है। ये एमसीक्यू बनता है इसका। ठीक है, इस चैप्टर से। इसका अथवा पार्ट जो है इसमें आप बोल सकते हैं या बता सकते हैं, रॉलेट, जो रॉलेट एक्ट था वो क्या था, और गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया, ये आपको बताना है। तो अथवा में से करें या फिर ये मेन करें, तो मैंने एक आपको बता दिया। 11 नंबर जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। ध्यान से पूरे वीडियो को कंप्लीट देखना, ताकि मैं पीडीएफ का जब पासवर्ड बताऊं तो पीडीएफ का पासवर्ड नोट कर लेना, ताकि आपसे ये पीडीएफ पूरे आंसर के साथ में आपको मिल जाए। तो वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियां कौन सी है? तो वर्तमान लोकतांत्रिक देशों में भारत एक महान एवं विश्व का सबसे लोकतांत्रिक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, परंतु इसके समक्ष विभिन्न प्रकार की समस्याएं चुनौतियां पैदा हो गई हैं।
इन समस्याओं में संप्रदाय, जातिवाद, क्षेत्रवाद, गरीबी, हिंसा, अपराधीकरण, क्षेत्रीय भिन्नताएं, अशिक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक विषमता, जनसंख्या वृद्धि आदि मुख्य हैं। इतनी सारी ये चुनौतियां हैं, ठीक है। जब तक इन सभी का निवारण नहीं हो जाता तब तक भारत संपूर्ण विकास नहीं कर सकता और ना ही शुद्ध रूप से लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है, ठीक है। तो वर्तमान में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसकी चुनौतियां हमने बताई इसमें। इसके अथवा पाठ में आप कर सकते थे, लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन और पारदर्शिता आवश्यक है, इस पक्ष में आप अपना मत दीजिए, ये कर सकते थे, ठीक है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियमों विनिमय को में तीन तरह की गतिविधियों का प्रवाहों का उल्लेख कीजिए, अपने उत्तर की पुष्टि हेतु उदाहरण भी दीजिए। तो हम अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियमों में तीन तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख करेंगे। और इसका अथवा पार्ट में जो है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक महामंदी का क्या कारण था, किन्हीं दो प्रभावों का उल्लेख आपको करना है। तो या तो आप ये क्वेश्चन करें। तो मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में तीन तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख करके बताऊंगा। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपने 2021 के 22 के जो प्री बोर्ड परीक्षा के पेपर हैं या अर्धवार्षिक के पेपर हैं या वार्षिक परीक्षा के जो पेपर होंगे आपके, उनके उत्तर के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर उस क्वेश्चन पेपर को आप भेज सकते हैं। मैसेज या कॉल ना करें एक्स्ट्रा कोई भी, केवल ये पेपर भेजने के लिए है ताकि आपके सॉल्यूशंस आपको मिल जाए। और आप अपना ज़िला ज़रूर मेंशन करें कि आप किस ज़िले से उस पेपर को भेज रहे हैं, और पेपर आपका साफ़ होना चाहिए। अगर पीडीएफ बनाना आता है तो और अच्छी बात है, आप पीडीएफ बना के भेज सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियम। तो यहाँ पे अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियम में तीन तरह की गतियों या प्रवाहों का वर्णन किया है, जिनका उदाहरण के साथ हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो है एक व्यापार का प्रवाह, दूसरा है श्रम का प्रवाह और तीसरा है पूंजी प्रवाह, ठीक है। पहला हम बात करते हैं व्यापार प्रवाह का। तो 18वीं सदी या शताब्दी के अंतिम दशकों में ब्रिटेन की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी थी। नतीजा देश में भोजन की मांग भी बढ़ी। जैसे जैसे शहर फैले और उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी। ऑब्वियस सी बात है, जब शहर फैलेगा, उद्योग बढ़ेंगे तो कृषि, जो हमें कच्चा माल चाहिए वो तो सारी कृषि से आती है, तो कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने लगी। कृषि उत्पाद भी महंगे होने लगे। अब कृषि को उगाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो भी महंगी होने लगी। अंग्रेजों ने अपनी कृषि उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए व्यापार प्रवाह के माध्यम से भारत से इंग्लैंड में खाद्यान्नों और कपासों का आयात किया, ठीक है। बहुत छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन इस तरह के नाटकीय बदलाव हम अपने यहाँ पंजाब में भी देख सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी प्रतिभूमि को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की कृषि की जा सके। नई नहरों की सिंचाई वाले क्षेत्र में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को केनाल कॉलोनी यानी कि नहर बस्ती कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो है श्रम प्रवाह, इसके बारे में बताते हैं। तो 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को खदानों, बगानों और सड़कों और रेलवे परियोजनाओं का जो निर्माण था, उस कार्य करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था, और भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को विशेष प्रकार के अनुबंध के अंतर्गत ले जाया जाता था। इन अनुबंधों में ये शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल तक काम कर लेंगे तो वह स्वदेश लौट आएंगे, यानी कि अपने देश लौट सकते हैं। भारत के अधिकतर अनुबंधित श्रमिक पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे। श्रम प्रवाह हुआ। और तीसरा जो है इसका पूंजी प्रवाह, विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ व फसलें उगाने के लिए पूंजी की आवश्यकता थी। इसके लिए छोटे किसान महाजनों और जो सूदखोर है से उससे कर्ज लेते थे। इसके लिए ये लोग या तो अपनी पूंजी लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्ज लेते थे। उनके पास दूर दूर तक पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति होती थी। यहाँ तक कि उन्हें व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देशी स्वरूप की भी विकसित कर लिए थे उन्होंने। और यहाँ पे पहला पासवर्ड जो है 50 है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि पहला पासवर्ड आप 50 डालेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 50 है आपका पीडीएफ का पहला पासवर्ड। आगे बताऊंगा मैं दूसरा पासवर्ड इसका, तो एक साथ में सारों को मिला के डाल देना, तो आपका पासवर्ड से पीडीएफ खुल जाएगा। 13 नंबर जो है, सत्ता की साझेदारी का
अर्थ जो है आपको बताना है और यह क्यों आवश्यक है, किन्हीं दो कारणों का उल्लेख भी करना है। अथवा में आप बता सकते हैं संघवाद का क्या अर्थ है और संघीय प्रणाली की किन्हीं दो विशेषताओं का आप वर्णन कर सकते हैं। तो हमने सत्ता वाला किया है, तो मैं सत्ता के आंसर बताता हूँ आपको। सत्ता की साझेदारी क्या होती है, ये चलो हम देखते हैं। सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है, यानी प्रत्येक समूह यानी कि हम लोग, आप लोग सब। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होती है, जो भागीदारी के द्वारा संभव हो पाती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों के पास इस बात का अधिकार रहता है कि शासन के तरीकों के बारे में उनसे सलाह ली जाए। और सत्ता की साझेदारी के दो कारण होते हैं। एक है अ, समझदारी भरा कारण और दूसरा है नैतिक कारण। सत्ता की साझेदारी का समझदारी भरा कारण है समाज में टकराव और बहुसंख्यक के आतंक को रोकना, ठीक है। और सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण जो है उसमें लोकतंत्र की आत्मा को अक्षुण्ण रखना जो है इसका कार्य है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता भी बतानी है हमें। तीन विशेष यहाँ पे देखिए किन दो कारणों का उल्लेख करना हमें क्यों आवश्यक है, इसकी दो कारणें बतानी है। दो कारण यहाँ पे बताते हैं। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है, तो टकराव रोकने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले सकता है या ले लेता है, इसलिए सत्ता की साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना है। बहुसंख्यक यानी जिसकी मात्रा ज़्यादा हो, जिन लोगों की जिस धर्म की मात्रा ज़्यादा हो, उनकी बात सुन करके थोपना तत्कालिक तौर पर लाभकारी हो सकता है। यानी कि मान लो कि अभी हमने कर दिया कि यार चलो इनकी डिमांड यही आरक्षण मांग रहे हैं, इनको दे दिया। अब इनकी आरक्षण की डिमांड पूरी करी तो बाद में और भी दिक्कतें हो सकती है, तो उस समय तो वो शांत हो जाएंगे। तो तत्कालिक तौर पे तो लाभकारी होगा, पर आगे चलकर ये देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है, जो कि अभी आप देख रहे हैं आरक्षण का एक बहुत बड़ा बिगुल जो है हमेशा चलता रहता है, हर साल आपको सुनने को मिलता रहता है। वो केवल इसलिए स्टार्ट किया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा कि आप जो मजबूर लोग हैं, जिनके पास में सामर्थ्य नहीं है, वो इस कैटेगरी में आ सकते हैं और उनको आरक्षण मिलेगा। इसके तहत उनको नौकरी या जो भी हेल्प सरकार कर सकती है वो करेगी। लेकिन इसको धीरे धीरे लोगों ने अपना अधिकार समझ लिया, जबकि वो संविधान में लिखा है कि इसको रद्द किया जा सकता है किसी भी क्षण। लेकिन वो अब ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और अब जो है आरक्षण एक बहुत बड़ा आग है। आप इसके ऊपर निबंध भी कभी कभी पूछा जाता है हिंदी विषय में, आपने सुना भी होगा। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर ये बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है, ठीक है ना। यानी कि ये नहीं है कि बहुसंख्यक की बात मान ली तो अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है उनके लिए परेशानी पैदा करेगा, उनके अलावा ये खुद बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। क्योंकि बहुसंख्यक की मान लो कोई बात मान ली तो वो सोचेंगे यार हमारी बात ये तो सुन ली, चलो हम दूसरा आरक्षण ये भी मांग लेते हैं, तीसरा वो भी मांग लेते हैं, तो इस तरह से आंदोलन फिर और बढ़ने की संभावना होती है। इसमें दूसरा चीज़ है लोकतंत्र की आत्मा। तो सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का अर्थ ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उनके बीच सत्ता का बंटवारा जो है किया जाए या बांटा जाए। ये लोग उचित ढंग से रहें और जिससे देश की अखंडता संप्रभुता पर कोई आँच ना आए। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से किसी न किसी माध्यम से जुड़े रहते हैं। लोगों की आवाज़ ही लोकतांत्रिक सरकार की नींव बनती है। इसीलिए कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। तो ये हमने सत्ता की साझेदारी के विषय में समझा। और यहाँ पे आपको मिलते दो दो चार पाँच और एक छः, 6 नंबर का ये क्वेश्चन था और इसमें इतना आपको लिखना है, तो आपको 6 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे, स्पष्ट शब्दों में और सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया गया है। मानचित्र संबंधी कार्य देखते हैं। और पासवर्ड याद रखना, मैं जैसे जैसे बता जाऊंगा उन पासवर्ड्स को आप नोट कर लेना ताकि आप पीडीएफ फाइल खोल पाओ। यहाँ पर जो है आपका मैंने एक चरण का पासवर्ड बता दिया है, अब दूसरे चरण का पासवर्ड बताऊंगा मैं। यहाँ पर है आपका भारत के मानचित्र में इसको इस डॉट से हमें अंकित करना है, ठीक है। तो दर्शाना है और सही नाम अंक करना है, ठीक है। ये आधे आधे नंबर का ऐसे से पॉइंट करके मिला हुआ है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर हमको इनसे मिलने वाला है। पहला है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये अमृतसर में हुआ था, पंजाब में है, आपको सभी को पता है। वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था, तो दांडी है, गुजरात है।
वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन आंदोलन किया तो वो बंगाल है, और नदिया जिला था वो जगह जहाँ से ये शुरुआत हुई थी, बाद में पूरे बंगाल में फैल गई थी। और घ पाठ है, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था तो वो अहमदाबाद में किया था, ये भी आपका गुजरात में है। और वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो कलकत्ता है, जो कि वेस्ट बंगाल में ही है, बंगाल में ही है। ठीक है, तो इस पांचों चीज़ों के हमने आंसर देखे। अब इसको देखते हैं मैप के अंदर। तो आपके जो है हिंदी के, इंग्लिश के और मैथ के ये सभी आंसर्स बना दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इनको देखने के लिए प्लेलिस्ट देख लेना, और अगर दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपको लिंक दे दी जाएगी। हिंदी, इंग्लिश, मैथ के सॉल्यूशन बना दिए गए हैं, और सोशल साइंस का आप देख रहे हैं, इसके बाद में साइंस का हम सॉल्यूशन आपको दे देंगे। तो सबसे पहले हमें अमृतसर बताना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो अमृतसर इस जगह पे है। आप मानचित्र में यहाँ पर आप इसको मेंशन करेंगे। ठीक है, का ऑप्शन हो गया। इसके बाद इसमें ख ऑप्शन पूछा गया, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, तो दांडी था वो स्थान। और दांडी को हम गुजरात की तरफ मेंशन करेंगे, जहाँ पे ये नक्शा नीचे की तरफ यहाँ पे आप मेंशन करोगे दांडी है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा जो पूछा गया है, वह स्थान जहाँ नील की खेती के लिए किसानों ने आंदोलन किया था, तो बंगाल और नदिया जिला। तो यहाँ पर आप कोने में आ जाओगे, यहाँ पे बंगाल और नदिया जिला दिखा दोगे। ये कोलकाता जो है बंगाल में आता है। ठीक है, तो ये आप दिखा दोगे नदिया जिला। ठीक है, यहाँ पर ये रहा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया आपसे, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, तो वो अहमदाबाद में हुआ था, और वो भी आपका दांडी के जस्ट ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ये पॉइंट जो दिखा रखा है ब्लैक कलर में, यही वो जगह है जहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ब्लैक कलर का पॉइंट ध्यान रखना। उसके बाद में लास्ट जो इसमें पूछा गया, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वो कलकत्ता है। तो कलकत्ता आप यहाँ पे दिखा दोगे इस कोने पे। ठीक है, ये डॉट जो है कलकत्ता को शो कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। आप अपने जो 2021-22 के मैंने बताया, जैसे प्री बोर्ड, अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षाओं के पेपर भेजना चाहते हैं, अगर उत्तर के लिए, तो व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। अन्य कोई मैसेज या कॉल ना करें, इस पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऑटोमेटिक आपका नंबर धीरे से ब्लॉक हो जाएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप जस्ट केवल और केवल उस पर मैसेज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर्स को भेजने के लिए, ताकि आपके उसके सोल्यूशंस दे दिए जाएँ। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बालकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। तो वही वाला क्वेश्चन है, बस यहाँ पे लिखा गया है, मेंशन नहीं करना है, उनको ही केवल आंसर लिखना है। तो जलियांवाला बाग, गांधी जी वाला और नीलखेती, इस तरह का ये दृष्टिबाधित बालकों का है। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं ख खंड में। ख खंड में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है। तो आप जानते हो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तीनों जगह पहाड़ी इलाके नहीं है। सबसे ज़्यादा पहाड़ी इलाका जो है उत्तराखंड है, और वहीं पर जो है आपकी सीढ़ीदार खेती होती है। सीढ़ीदार खेती कहाँ होती है, जहाँ पर आपके पहाड़ी इलाके होते हैं, या आपकी मिट्टी जो है वो पहाड़ी नुमा रूप में, ज़मीन जो है समतल नहीं होती। तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है, निम्न में से कौन सी रवि की फसल है। तो रवि की फसल कौन सी होती है, चना होती है। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्न में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। तो वो अब्रक के लिए जाना जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है इसका। और 18 नंबर है, इसमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो काली मृदा जो है आपके गुजरात में पाई जाती है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक यानी एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है। 131वें पे था, अब 130वें पे है। तो यहाँ पे ऑप्शन तो अभी है नहीं 131, तो 130 ही हम लिखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत की आय की दृष्टि से कैसा राष्ट्र है। तो भारत जो है आय की दृष्टि से निम्न और मध्य आय वाला है। निम्न भी है और मध्य भी है, तो वो ऑप्शन है ही नहीं इसमें। यानी कि ग ऑप्शन और ख ऑप्शन दोनों ही इसमें मिलकर के होता। एक ऑप्शन आएगा जिसमें आएगा निम्न वर्ग और मध्य वर्ग, तो निम्न मध्य आय वर्ग आता, साथ में लिखा होता निम्न मध्य आय वर्ग, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं मेरे हिसाब से सही है। अगर आपको लगता है कि नहीं इनमें से आंसर है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, जैव और अजैव संसाधन का कोई दो अंतर आपको लिखना है। तो यहाँ पर जैव संसाधन जो है, इसमें आपको पूछा गया इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है, ये हो गया। और ये सारे निर्जीव वस्तुओं से होती है, और इनमें जीवन व्याप्त होता है, और इसमें जीवन व्याप्त नहीं होता है। और ये साम्य है। मतलब ये क्या है, उदाहरण, इनका उदाहरण दे सकते हैं। दूसरा जो हम दो अंतर बता रहे हैं ना, एक तो परिभाषा बता देंगे, एक उदाहरण बता देंगे। उदाहरण के लिए मनुष्य है, वनस्पति जात है, मत्स्य जीवन है, पशुधन आदि है। और आपका दूसरा जो पासवर्ड है ये है 90। ठीक है, तो एक पासवर्ड मैं ऊपर बता चुका हूँ, दूसरा पासवर्ड मैंने आपको अभी बताया 90। ठीक है, इसके बाद में अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वो सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक समाप्य और एक असमाप्य। ठीक है, दो तरह के होते हैं, इनकी दो आप बता सकते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि अजैव संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। उदाहरण के लिए चट्टानें और धातुएं हम बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दो अंतर हो गए इनके। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे।
सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद की हम परिभाषा कैसे देंगे? किसी देश में उत्पादित होने वाली कुल आय में से निर्यात से होने वाली आय को घटाने के बाद बचने वाली राशि को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का कोई अन्य नाम आपको बताना है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अन्य नाम है छुपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, क्या हम बोलते हैं इसको छुपी हुई बेरोजगारी। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, इसमें पूछा नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, वह स्थिति जब एक श्रमिक काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है ना, यानी कि वो उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है, उसके अंदर जो क्षमता है, उसके हिसाब से उसको काम नहीं मिलता और उस काम को वो करने के लिए जो फिर अपना एफर्ट कम लगाता है। ठीक है, तो इस तरह की छुपी हुई बेरोजगारी, उसकी काबिलियत के हिसाब से काम ना मिलना, उसकी छुपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। उसके बाद में 24 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आग्नेय तथा कायांत्रिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है, ये बताना है। अथवा में किसी एक पेय फसल का नाम लिखना है या उसको उगाने के लिए अनुकूलित भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण करना है। तो हमने यहाँ पे आग्नेय और कायांत्रिक चट्टानों से खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है वो मैंने बताने की कोशिश की है। जिन चट्टानों का धरती पर सबसे पहले निर्माण हुआ उन्हें आग्नेय चट्टान कहते हैं। मैंने यहाँ पे पहले थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, उसके बाद मैं बताऊंगा इन दोनों में कैसे बनता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, मैं आपके लिए अच्छा चीज़ ही बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, नहीं पढ़ना चाहते हैं इसको तो आप ऊपर वाले छोड़ सकते हैं। इन चट्टानों को जब किसी दबाव या गर्मी के कारण जो है इसका रूप बदल जाता है, जैसे चूने के पत्थर का संगमरमर में, तो उन चट्टानों को कायांतरित यानी काया पलटना चट्टानें कहते हैं। जैसे आप ने देखा होगा कि जैसे वेडिंग वगैरह होती है तो लोग क्या है वो मेकअप शॉप में जाते हैं, ब्यूटी पार्लर्स जाते हैं, तो जब वो वापिस आते हैं तो आप थोड़ा सा देख करके एक बार चौंक जाओगे कि यार ये वो तो नहीं है, क्योंकि उसकी कायांतरित जो छवि है हो चुकी है। तो अब आते हैं हम इसको अग्नेय जो और कायांतिक चट्टानों से खनिजों का निर्माण कैसे होता है ये बताते हैं। तो अग्नेय और कायांतिक चट्टानों की दरारों और जोड़ों, छिद्रों आदि में खनिज मिलते हैं। छोटे जमाव को शिराएं कहा जाता है, जबकि बड़े जमाव परतों के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी प्राय उस समय होता है जब वे तरल या गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर पहुंचकर वे धरती की सतह पर ठंडे होकर जम जाते हैं। जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा जैसे मुख्य धात्विक खनिज जो है इस प्रकार छोटे या बड़े जमाव एवं परतों में पाए जाते हैं। तो ये हो गया आग्नेय चट्टान और उसके बारे में हमने बता दिया कि कैसे इसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये दो चीज़ों में यहाँ पे शिराएं और जो है आपका एक जमाव परतों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका निर्माण उसी समय होता है जब वो तरल या गैसीय रूप में होते हैं, और जब ये ठंडे होते हैं यानी कि टेम्परेचर इनका कम होता है तो ये ठंडे होकर के जम जाते हैं और जमने के बाद में इनको हम इस रूप में प्राप्त करते हैं। 25 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के नाम लिखिए, प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अथवा में है वैश्वीकरण क्या है, संक्षिप्त परिचय आपको देना है। तो मैंने वैश्वीकरण के बारे में बताया, यहाँ पे लिख दिया मैंने अथवा का वैश्वीकरण कर रहा हूँ। तो आपको मैंने ये मैसेज दे रखा है, आप जान सकते हैं कि मतलब आप भेज सकते हैं अपने पेपर्स इस व्हाट्सएप नंबर पे, यहाँ पे दिया गया है, और एक्स्ट्रा मैसेज या कॉल ना करें। वैश्वीकरण के बारे में हम समझते हैं, वैश्वीकरण की संक्षिप्त टिप्पणी टिप्पणी देते हैं। वैश्वीकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से जिसके द्वारा विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध की भावना का संचार हो। वैश्वीकरण की भावना से वैश्विक आधार पर तीव्र एकीकरण का वातावरण निर्मित होता है। विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप ही संभव हुआ है। आज संपूर्ण विश्व परस्पर काफ़ी निकटता अनुभव करता है तथा सभी देश विश्व परिवार के सदस्य के समान हो गए हैं। यही है वैश्वीकरण की खासियत। ठीक है, संक्षिप्त परिचय हम दे रहे हैं क्या होता है। और वैश्वीकरण द्वारा मुख्य रूप से निम्न उपलब्धियां विश्व स्तर पर प्राप्त हुई हैं। कौन सी हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकास हुआ है यानी कि मल्टीनेशनल कंपनियों का, और प्रौद्योगिक विकास हुआ है यानी कि सभी जगह कल कारखाने खुल गए हैं, रोजगार की व्यवस्था हो रही है। और तीसरा है संचार तथा परिवहन के साधनों का विकास भी हुआ है। ठीक है ना, अब जहाँ पे रोडें नहीं थी वहाँ पे बसें चलने लग गई हैं, बड़े बड़े हाईवेज बन गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और संचार का तो है ही, जो पहले चिट्ठियाँ बहुत लेट पहुँचती थी वो भी पहुँचने लग गई है। उसके अलावा अब संचार में तो सब कुछ शामिल हो गया, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो, टेलीविज़न सब कुछ है। पहले गाँव में टेलीविज़न्स नहीं होते थे, या होते थे तो छतरी लगती थी तो एक दो चैनल आते थे, अब वहाँ पे डिश लगा है और सभी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं, इसकी 5 विशेषताओं को लिखना है आपको। ठीक है, 5 विशेषताओं को। अथवा में है
परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं? स्थल परिवहन में सड़क परिवहन को कितने भागों में बाँटा जा सकता है? किसी 2 का वर्णन करना है। तो मैंने अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार किसे कहते हैं, इसकी 5 विशेषताओं को लिखा है, जो कि आपको आपकी बुक में भी जल्दी से नहीं मिलेगा, ठीक है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की पहले बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार जो है, जब किसी वस्तु के क्रेता-विक्रेता विश्व के विभिन्न राष्ट्रों से वस्तुओं का क्रय-विक्रय करते हैं, या जब किसी वस्तु की माँग देश व विदेश में हो, तो उस वस्तु का बाज़ार अंतर्राष्ट्रीय होता है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, चाय, गेहूँ आदि वस्तुओं के बाज़ार अंतर्राष्ट्रीय हैं, ठीक है? अब इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो हम बाजार की जो है वो बता दें, क्या कहते हैं, खासियत, ठीक है? यहाँ पे बाजार लिख लेना, व्यापार लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की विशेषताएं जो है, पहला, अंतर्राष्ट्रीय बाजार उन ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जिनको किसी विशिष्ट सामान की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो चीज़ रह गई उसको आप लिख लेना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार उन ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यहाँ पे लगा देना, की पूर्ति करता है, जिनको किसी विशिष्ट सामान की आवश्यकता होती है। यानी कि कोई चीज़ बहुत महँगी देना चाहता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में वो आसानी से आप उपलब्ध आपको मिल जाएगी, ठीक है? अगर आप वैसे ढूँढोगे लोकल मार्केट में तो आपको नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार ग्राहकों को या फर्मों को खरीदे गए माल पर प्रीमियम के रूप में भुगतान करने के लिए सक्षम बनाता है, जो कि उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ठीक है? पहले मैं इसको समझा देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार जो है ग्राहकों या फर्मों को खरीदे गए माल, यानी कि जो भी आप कोई ग्राहक है या फर्म है, अगर कोई माल खरीदता है तो उसको प्रीमियम के रूप में वो भुगतान करने के लिए जो है मतलब वो रेडी हो जाता है, क्योंकि उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो डील कर रहा है और वहाँ पर वो सारी चीज़ें जो हैं आप प्रीमियम पे खरीद सकते हैं। एक साथ पैसे ना दे करके थोड़े थोड़े पैसे हर महीने दे करके भी आप उसको चुका सकते हैं। इस तरह का प्रीमियम आप बांध सकते हैं, जो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। यानी कि आपको आज सपोज़ करिए एक लैपटॉप लेना है, तो आपने लैपटॉप ले लिया, तो उसकी किस्तों में भुगतान कर रहे हैं। अगर आपको 2-4 दिन, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद में मोबाइल चाहिए, तो आपके पास पैसे नहीं है, कम पैसे हैं, तो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आप फिर उसको भी किस्तों में भुगतान कर लोगे। तो इस तरह से आपकी ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार का एक खासियत है, जो फर्मों को और लोगों को जो प्रीमियम के रूप में भुगतान करने के लिए जो है सक्षम बनाता है और उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा भी करता है। और तीसरा जो पासवर्ड है वो है 85, ठीक है? तो 3 चरणों में मैंने पासवर्ड बताया, इसको ध्यान रखना, और पीडीएफ फाइल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, उसको डाउनलोड कर लेना और उसको खोल लेना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार अपनी विशिष्ट विशेषताओं के माध्यम से सभी व्यापारियों को कुछ लाभ प्राप्त करने में सहायक है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्या करता है, अपनी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कुछ खुद अपनी विशेषताएं होती हैं, अपने आप में ये अंतर्राष्ट्रीय है। इस माध्यम से जो भी व्यापारी इसके माध्यम से व्यापार करते हैं, उनको कुछ ना कुछ लाभ मतलब कमाने के लिए सक्षम बनाता है, यानी कि उनको लाभ जरूर देता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार सभी व्यापार फर्मों और अच्छी वृद्धि क्षमता के सभी व्यापारियों के लिए एक लाभ केंद्र है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भी डील करेगा, चाहे वो व्यापार फर्म हो या कोई अच्छी क्षमता का कोई व्यापारी हो, जिसके अंदर कैपेसिटी है, जिसके अंदर कैपेबिलिटी है, वो वहाँ पर जाएगा, उसमें इन्वेस्ट करेगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, वहाँ पर जा कर के वो अपने जो भी है प्रोडक्ट बेचेगा, तो वो लाभ का केंद्र बन सकता है, ठीक है? उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय बाजार अपने ग्राहकों के व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार करने में सहायक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्या करता है कि व्यापार, जो आप कोई भी व्यापार कर रहा है कोई, उसको पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, यानी कि देश विदेश तक प्रसार करने में उसका सहायता करता है, ठीक है? और पांचवा, छठा, सातवां हम लिख सकते हैं, छठा है ये, 1 2 3 4 5 6, 6 है आपका। अंतर्राष्ट्रीय बाजार आपको राजस्व के नए स्रोत तक पहुंच प्रदान कर सकता है। यानी कि आपका जो इनकम है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है, जो आपके व्यवसाय को अधिक वित्तीय क्षमता दे सकता है। यानी कि अधिक धन प्राप्त करने से आप अच्छा व्यापार कर सकते हो और अपने व्यापार की वृद्धि भी कर सकते हो। और मान लो आपकी छोटी सी कंपनी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपने इन्वेस्ट किया, यानी अपने माल को उतारा और आपका माल चल गया। जैसे कि आपने नाम सुना है, नाम से बिकती है कोई चीज़, रोलेक्स का नाम सुना है, भले ही वो आप यहाँ पे पूरे अच्छे से अच्छे सिटी में चले जाओ, रोलेक्स का माल नहीं मिलेगा आपको, या उसकी घड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन आप वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अगर उसको परचेस करते हो, तो वो आपका अच्छी जगह से, जैसे कि आपका बॉम्बे से
या फिर आपका कैलकाटा से या फिर दिल्ली से, इस तरह जगह से मंगाया जाएगा उसको, या फिर ऑनलाइन परचेज़ करोगे डायरेक्ट कंपनी से आएगा। तो वो चीज़ आपका जब एक बार चल गया तो उससे आपको वो इतना पैसा मिलेगा कि आपकी कंपनी जो है बहुत ज़्यादा वित्तीय क्षमता प्राप्त कर लेगी। ठीक है? इस तरह से इसका ये हमने 5 जो है लाभ देखे, विशेषताएँ देखी। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए, ये आपको बताना है। या फिर वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। इस कथन को अपने शब्दों में आपको बताना है कि वैश्वीकरण का प्रभाव जो है एक समान नहीं है। तो अथवा वाला मैंने किया है, वैश्वीकरण का एक जो प्रभाव है, तो बताता हूँ मैं कैसे। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण का विश्व के सभी देशों पर गहरा प्रभाव पड़ा, किंतु यह प्रभाव एक समान नहीं है। स्थानीय एवं विदेशी उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा में धनी वर्ग जो है, जो पैसे वाले हैं, के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के सक्षम पहले से अधिक विकल्प हैं। ठीक है? और वे अनेक उत्पादों की उत्कृष्टता, गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। यानी कि जो अमीर है वो और अमीर हो रहे हैं। परिणामतः ये लोग पहले की अपेक्षा एक उच्च स्तर की जीवन स्तर का उपभोग कर रहे हैं। वैश्वीकरण की सबसे वैश्वीकरण की बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और कर्मचारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। यानी कि वैश्वीकरण का जो पूरा इम्पैक्ट हुआ है वो छोटे लोगों पे हुआ है। बैटरी, प्लास्टिक, खिलौने, टायर, डेयरी उत्पाद एवं खाद्य तेल के उद्योग कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे निर्माता टिक नहीं सकते, कई इकाइयां तो बंद हो गई हैं। ये बिल्कुल सही बात है। आप देख सकते हैं, अगर किसी के छोटी दुकान है और वो नहीं चल रही है तो वो दुकान को बंद कर देते हैं। आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसे हालात आपने देखे होंगे, जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं और कई लोग अपनी जगह वहाँ पे जहाँ पे थे वो उसको छोड़ करके भी चले जाते हैं। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण श्रमिकों का रोजगार लंबे समय के लिए सुनिश्चित नहीं रहा। यानी कि इतनी ज़्यादा कंपटीशन हो गया कि पता नहीं कल के दिन दुकान शायद बंद करनी पड़े, मेरे तो दुकान चला नहीं तो इस तरह से भी है। कई लोग जो हैं नौकरी पे रहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि उनकी नौकरी कितने दिन की रहेगी, क्योंकि हो सकता है वो कंपनी ना चले। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हैं। और वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिक को न्याय संगत हिस्सा नहीं मिलता। यानी कि वैश्वीकरण में क्या है कि जैसे मैंने प्रोडक्ट बेचा, सपोज करिए मैंने एक प्रोडक्ट 500 रुपये का बेचा और उस पर मेरे को लाभ मिला 50 रुपये, तो मैं जो श्रमिक जो जो जिसने वो प्रोडक्ट बनाया है उनको मैं ज़्यादा लाभ नहीं दूंगा, उनको 50 पैसे या 1 रुपये ही दूंगा लाभ में से, 50 रुपये में से केवल 1 रुपये। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है। ये सभी प्रमाण संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसर का सर्वोत्तम उपयोग किया है। जो मतलब शिक्षित हैं, कुशल हैं, संपन्न हैं, यानी धनी हैं, कुशल है, जिनके अंदर पूरी की पूरी वो बनी हुई है, क्या कहते हैं, मल्टी टैलेंटेड है और शिक्षित हैं, अगर एजुकेटेड हैं, तो इन लोगों के लिए तो वैश्वीकरण में सर्वोत्तम बहुत सारे अवसर मिले हैं। लेकिन दूसरी ओर अनेक लोग जो गरीब हैं या फिर शिक्षित नहीं है, कुशल नहीं है, तो उन लोगों को लाभ का हिस्सा नहीं मिला है। तो ये वैश्वीकरण के ऊपर हमने टिप्पणी लिखी अपने शब्दों में कि वैश्वीकरण का प्रभाव जो है एक समान नहीं है, कहीं पे लाभ भी मिला है तो कहीं पे हानियां भी हुई हैं। मानचित्र कार्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल का एक उद्यान जिसको इस डब्बे से चिन्हित करना है, उसका आपको नाम बताना है, तो वो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में है ये। अभी हम मैप वर्क में देखेंगे, इसको नीचे दिखाऊंगा मैं आपको। नर्मदा नदी पर बांध को इस डॉटेड मतलब एक डब्बे में काला डब्बा है, उस तरह से आपको चिन्ह से प्रदर्शित करना है और इसका नाम जो बताना है। तो यह सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात में है और केवड़िया गांव में है। मैंने पूरी डिटेल आपको बताई है। और महानदी को इस चिन्ह से प्रदर्शित करना है, जो कि रायपुर में छत्तीसगढ़ में आता है। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र जिसको आपको त्रिभुज से चिन्हित करना है, जिसका है झरिया खादान नाम है उसका, और धनबाद में है, जो कि झारखंड में आता है। और भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन, जो कि डब्बे से बनाना है, चौकोर, यानी कि ये आयत चित्र है और इसको आपको आयत चित्र से प्रदर्शित करना है, जिसका नाम है पारादीप और उड़ीसा में है ये। तो चलिए इसको प्रदर्शित करके दिखा देता हूँ। ये आपका जो दृष्टिबाधित छात्र हैं उनके लिए ये चीज़ दी गई है और वही चीज़ है, वही आंसर है जो मैंने ऊपर बताया, वही चीज़ आंसर उनके लिए नीचे है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं कौन सा पूछा है। 3-4 चीज़ें पूछी गई हैं, इनको मैंने यहाँ मेंशन किया है, इनको देख लो आप। तो सबसे पहले पूछा गया आपका पश्चिम बंगाल में एक सुंदरवन हमने मेंशन करना था,
तो हमने सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल मैंने मेंशन कर रखा है। ये मैप इसलिए दिया है ताकि आप एक बार नज़र ज़रूर मार लो कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है, ताकि जब आपके पास मैप आए तो अगर आपके पास आउटलाइन मैप आ गया तो ठीक है, अगर आउटलाइन मैप की जगह ब्लैंक आ गया जो कि मैंने ऊपर दिखाया था आपको सादा मैप, अगर वैसा आ गया तो आपको भरने में कठिनाई होगी। कहाँ भरना है ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो पश्चिम बंगाल इस जगह पे पड़ता है और यहाँ पर वो डब्बा जो है हमें बनाना था जो कि उसमें दिया था। और दूसरा क्वेश्चन उसमें आपको दिया गया है कि आपको एक ये कटोरी जैसी बनानी है और इससे सरदार सरोवर बांध है गुजरात में है, तो सरदार सरोवर बांध को गुजरात में हम मेंशन कर देंगे इस तरह से। ये गुजरात है आपका। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका है यहाँ पर आपका कहीं भी मेंशन कर दो जहाँ पे खाली जगह मिले, आपको कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन लोकेशन सही होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में आपका थर्ड जो इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया है नर्मदा नदी को इस चिन्ह से, वाई जैसा चिन्ह जो है इसमें रायपुर छत्तीसगढ़, तो हम रायपुर छत्तीसगढ़ में यहाँ मेंशन करेंगे। ये है रायपुर छत्तीसगढ़। यहाँ पे पहले उड़ीसा आएगा, उड़ीसा के बाद में थोड़ी सी जगह छोड़ करके छत्तीसगढ़ आएगा। तो यहाँ पर रायपुर छत्तीसगढ़ में ये चिन्ह अंकित कर दिया हमने इसमें। और इसके बाद में नेक्स्ट जो पूछा है इसने, तो पूछा गया झारखंड का एक कोयला क्षेत्र जिसको त्रिभुज से करना है, झरिया खादान है और झारखंड में धनबाद में है। तो हम झारखंड में चलेंगे और उसको हम मेंशन करेंगे। तो ये झारखंड है और रांची है, यहीं पे धनबाद है, इसमें त्रिभुज आकृति हमने बना दी है। ठीक है। इसके बाद में लास्ट जो इसमें पूछा गया आपसे, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन का नाम आपको जो है बताना है। पारादीप है, उड़ीसा में है और इसको इस आकृति से बनाना है। तो उड़ीसा में मैंने नीचे की तरफ ये आकृति से मेंशन किया है। ये पूरा का पूरा आपका उड़ीसा है और इसमें आपको पांचों जो आंसर देने थे वो मैंने दे दिए। तो आप इन, एक नंबर ये आंसर है आपका। ठीक है। 2 नंबर हमने ये वाला आंसर जो है किया था। ठीक है, सरदार सरोवर बांध है। और ये वाला आपका जो है नेशनल पार्क है। और इसके अलावा फिर हमने झारखंड में ये वाला धनबाद में किया है और ये छत्तीसगढ़ में किया है हमने, और ये वाला भुवनेश्वर में जो है आपका किया है। तो ये आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। और अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी इस चैनल की। और चैनल का नाम आप जानते हैं। और सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। अगर आप प्लेलिस्ट में विजिट करते हैं तो वहाँ पर सारे सॉल्यूशंस आपके लिए अवेलेबल कराए जा रहे हैं। प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। अगर आपको नहीं मिलता है प्लेलिस्ट तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे। और आने वाले आपके एग्ज़ाम्स बेस्ट से बेस्ट हो, यही हमारी शुभकामनाएं आपको। और आपके सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस अपलोड किए जा रहे हैं, जो अपलोड कर दिए गए हैं उनको देख लीजिए। और धैर्य बनाए रखें, शांति बनाए रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और उनके साथ में बने रहें इस चैनल पे, ताकि आपकी फुल से फुल मदद मैं कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।